गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास करेंगे उपधातुओं का। इसके पहले हमने धातु का अभ्यास किया है। शरीर में 7 धातु होते हैं: रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। इन 7 धातुओं के 7 उपधातु भी होते हैं। उपधातु क्या होते हैं, उपधातु कैसे तैयार होते हैं, उपधातु और धातुओं का क्या संबंध है, इसका अभ्यास हम करेंगे और फिर हर उपधातु के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमें ये याद रखना है कि उपधातु की उत्पत्ति और पोषण जो है वो धातुओं से होता है। तो उप शब्द का यही मतलब होता है कि वो धातु के इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन शरीर का धारण जरूर करते हैं। इन उपधातुओं के बारे में हमें जो पढ़ना है उसमें उपधातु, जनरल इंट्रोडक्शन, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म उपधातु, फॉर्मेशन, नरिशमेंट, प्रॉपर्टीज, लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ ईच उपधातु, स्तन्य, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड मेथड ऑफ असेसिंग शुद्ध एंड दुष्ट स्तन्य, मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ द स्तन्य। इसके बाद हमें देखना है आर्तव, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ शुद्ध एंड दुष्ट आर्तव, डिफरेंस बिटवीन रज एंड आर्तव, फिजियोलॉजी ऑफ द आर्तव वह स्रोतस। और हमें फिर अभ्यास करना है त्वक, क्लासिफिकेशन एंड थिकनेस ऑफ द ईच लेयर ऑफ द फंक्शंस ऑफ त्वचा। इसी को त्वचा भी कहते हैं। तो हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। उपधातु के बारे में कहा जाता है, धातुभ्यश्च उपजायन्ते इति उपधातवा। धातु से जिनकी उत्पत्ति होती है उनको उपधातु कहते हैं। अगर हमें उपधातु की व्याख्या बनानी है तो वो व्याख्या इस प्रकार से भी बन सकती है कि शरीर में ऐसे शरीर भाव जो शरीर में गौण रूप से धारण करते हैं तथा पोषण नहीं करते, उन्हें उपधातु कहा जाता है। इस व्याख्या में उपधातु शरीर का धारण तो करते हैं लेकिन गौण रूप से करते हैं। धातु शरीर का धारण करते हैं, वो प्रधान रूप से करते हैं। धातु शरीर में रहना जरूरी है, लेकिन उपधातु शरीर में रहना जरूरी नहीं है। वो कभी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो स्तन्य और रज, ये 2 उपधातु जो रस से धातु से तैयार होते हैं वो तो पुरुष शरीर में होते भी नहीं हैं, वो सिर्फ स्त्री शरीर में होते हैं। और स्त्री शरीर में भी पूरी जिंदगी भर नहीं होते हैं, वो कुछ समय तक, समझो 1250 वर्ष तक वो शरीर में रहते हैं। ये इसमें रज उपधातु आ जाता है। और स्तन्य जो होता है वो तो सिर्फ प्रसव काल में, गर्भावस्था में तैयार होता है, प्रसव काल में दिखाई देता है। बची हुई जिंदगी में वो शरीर में होता भी नहीं है। इसलिए उपधातुओं का धारण कर्मा गौण रूप से ऐसा कहा जाता है, और धातु के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये उपधातु धारण गौण रूप से करते हैं और पोषण नहीं करते। जैसा रस रक्त धातु का पोषण करता है, रक्त मांस धातु का पोषण करता है, उस तरह से ये स्तन्य किसी का पोषण नहीं करता, रज किसी का पोषण नहीं करता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये पोषण नहीं करते हैं। यही फर्क दोनों में होता है, हम इसको जानने की कोशिश जरूर करेंगे। कौन कौन से उपधातु होते हैं? चरक कहते हैं रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम, अश्रुजा कंडरा सिरा, मांसात वसा त्वचा षटच, मेदसा स्नायु संभवा। शरीर में निम्नलिखित उपधातु होते हैं: रस का स्तन्य और रज, रक्त का सिरा और कंडरा, मांस का वसा और त्वचा, और मेद का स्नायु। ये उपधातु होते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि धातु और उपधातु में फर्क क्या होता है। पहला फर्क होता है, धातु शरीर में धारण और पोषण करते हैं, उपधातु शरीर रूप में गौण रूप से धारण करते हैं लेकिन पोषण नहीं करते। दूसरा, धातुओं के स्वतंत्र स्रोतस होते हैं, जैसा कि रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, मांस व स्रोतस। उस तरह से उपधातु के स्रोतस नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ
एक एक्सेप्शन है, वो है स्तन्यवह स्रोतस, वो भी बहिर्मुख स्रोतस है और स्त्री शरीर में ही होता है। तीसरा, धातु के स्वतंत्र धात्वाग्नि होते हैं, जैसा कि रस धात्वाग्नि, रक्त धात्वाग्नि, मांस धात्वाग्नि। उस तरह से उपधातु के अग्नि नहीं होते हैं, इसलिए उपधातु किसी का पोषण नहीं करते हैं और धातु के स्वतंत्र अग्नि होने के कारण उनका पोषण हो जाता है। धातुओं की उत्पत्ति गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, उपधातु जन्म के बाद उत्पन्न हो जाते हैं। धातुओं की उत्पत्ति क्रम से होती है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उस तरह से उपधातु की उत्पत्ति का कोई क्रम नहीं होता है। ये धातु और उपधातुओं में फर्क होता है। अब हम पहला उपधातु जो है स्तन्य या ब्रेस्ट मिल्क, इसके बारे में जानते हैं। अड्डमल टीका कहती है कि स्तन्य क्षीरस्य रसस्य उपधातु, स्तन्य को क्षीर भी कहते हैं और यह रस का उपधातु है। स्तनात जातो इति स्तन्यम, स्तन में जाने के बाद शरीर भाव को स्तन्य संज्ञा प्राप्त होती है। इसके पर्याय नाम है, इसी को पय, दुग्ध, क्षीर, गोरस यह भी कहा गया है। स्तन्य की उत्पत्ति के बारे में कैसी होती है? गृहीत गर्भाणाम अर्थवहाणाम स्रोतसाम वर्तमानी अवरुध्यते। शुक्र शोणित संयोग के बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भाशय में गर्भ के कारण होने वाले अवरोध के कारण गर्भेन तस्मात् गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते, उसके कारण स्त्री शरीर में रज यानी आर्तव नहीं दिखाई देता है, जिसको अमेन्योरिया ड्यू टू प्रेगनेंसी कहा जाता है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहला उसका साइन ये होता है कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, उसको महीना नहीं आता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा है आर्तवम न दृश्यन्ते। ततस्तत् अधप्रतिहतम आगतम अपरम सोपचीयमाणम अपरा इत्याविधीयते। इसके बाद में गर्भाशय के पास प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है, जिसको आयुर्वेद की परिभाषा में अपरा कहते हैं। उसकी उत्पत्ति होती है जब शरीर में अध प्रतिहतम नीचे के मार्ग की तरफ जब रस धातु जाता है तो अपरा की उत्पत्ति होती है। शेषम च ऊर्ध्वतरम आगत पयोधरो अभिप्रत्यपद्यते, उर्वरित भाग जो है वो ऊर्ध्व दिशा में जाता है। पयोधरो यानी स्तन्यधरो अभिप्रत्यपद्यते, तस्मात् गर्भिण्या पिनोन्नत पयोधरा भवन्ति। इस कुछ भाग से रस के ऊर्ध्वगामी होकर स्तन्य का पोषण होता है, इससे स्तन का आकार बढ़ता है। स्तन्य में स्तन्यवाही शिरा पुष्ट होती है और स्तन्य की उत्पत्ति होती है। इसी को मॉडर्न का बहुत बड़ा सपोर्ट है। सेम यह वर्णन मॉडर्न साइंस में भी हमें मिलता है कि प्रेगनेंसी के बाद महीना स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और उसके बाद में प्लासेंटा की डेवलपमेंट होती है और ब्रेस्ट मिल्क की डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है। स्तन्य की उत्पत्ति तथा पोषण। रसास्तन्यम स्त्रिया रक्तम, चरक कहते हैं रस से स्तन्य और स्त्री शरीर में रक्त की उत्पत्ति होती है। ये दो उसके उपधातु होते हैं। रसादेव स्त्रिया रक्तम रजसज्ञा प्रवर्तते, रस से स्त्री शरीर में जो रक्त की उत्पत्ति होती है उसे रज कहते हैं। रस प्रसादो मधुरा पक्वा आहार निमित्तचा कृष्ण देहा स्तनो प्राप्तम स्तन इत्यभिधीयते। आहार के पाचन के बाद द्रव और मधुर रस धातु की उत्पत्ति होती है। रस धातु का वहन संपूर्ण शरीर में होता है और जब वह रस स्तन में आ जाता है तो रस के मधुर और द्रव अंश से स्तन्य की उत्पत्ति होती है। यह स्तन्य हमेशा हमें नहीं दिखाई देता है, वो उसको शुक्र धातु का उदाहरण दिया गया है। जिस तरह से शुक्र धातु नहीं दिखता उस तरह से हमें स्तन्य भी नहीं दिखता है। विशतेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रम न दृश्यते सर्वदेहाश्रितत्वाच शुक्रम लक्षणमुच्यते। शरीर व्यापी होने के कारण शरीर के अंगों के विच्छेदन पर जिस प्रकार शुक्र दिखाई नहीं देता उस प्रकार देहाश्रित स्तन्य भी हमें नहीं दिखाई देता। आहार रस योनित्वा स्तन्यमपि स्त्रिया तदेव अपत्य संस्पर्शात् दर्शनास्मरणादपि ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत् संप्रवर्तते स्नेहो निरंतरस्तत्र प्रस्रवे हेतुरुच्यते। आहार रस से उत्पन्न होने वाला स्तन्य सर्व शरीर व्यापी होता है।
अपत्य की स्पर्श से या दर्शन से या स्मरण से या स्तन चक्षु को मुंह में ग्रहण करने से स्थल से स्तन्य का स्रवण शुरू हो जाता है। तो हर स्त्री को दूध क्यों आता है जब वो सूती का अवस्था में होती है, यानी बालक के जन्म के बाद? उसका एक ही कारण होता है कि उसको अपने बालक के प्रति रहने वाला स्नेह, यही उसका कारण होता है कि उसके कारण स्तन्य स्रवण होता है। धमन्या संवृत्त द्वारा कन्यानां स्तन संसृता तासामेव प्रजातानां गर्भिणानां च तापुना स्वभावदेव विवृत्ता जायते। जो कन्याएं होती है शादी के पहले या प्रेगनेंसी के पहले, धमनिया संवृत्त द्वारा कन्यानां स्तन संसृता, उनमें धमनियां उनके स्तन में संकुचित होती है, इसलिए उनमें हमें दूध का स्राव नहीं नजर आता है। प्रसूता और गर्भावस्था में यह स्वभाव के कारण विस्तृत और कार्यरत हो जाते हैं। गर्भावस्था के बाद और प्रसूतावस्था के बाद उसमें दूध तैयार होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कुछ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। प्राकृत स्तन्य या शुद्ध स्तन्य, ये स्तन्य जो होता है वो अच्छा कौन सा होता है और दुष्ट स्तन्य कैसा होता है, यह भी हमें जानना जरूरी है। यत क्षीर मुदके क्षिप्रमेकी भवति पांडुरम मधुरम चा विवर्णम च प्रसन्नम तद विनिर्दिशेत। प्राकृत स्तन्य जो है वो पानी में घुल जाता है, वह श्वेत वर्ण का मधुर रस वाला होता है और इसे पीकर बालक तृप्त होता है, वह अच्छा स्तन्य होता है। स्तन्य संपत्तु प्रकृत वर्ण गंध रस स्पर्श मूद पात्रे दीयमान उदकम वेति प्रकृति भूतत्वात् तत पुष्टिकरम आरोग्यकरम चेति स्तन्य संपत्त, यह चरक शारीर स्थान 8वें अध्याय में कहा गया है। इसके लिए हमें शुद्ध स्तन्य और दुष्ट स्तन्य इसके बारे में पता होना जरूरी है। शुद्ध स्तन्य जो होता है वो नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम कषायानुरसम हिमम नस्य अश्चोतनयोपत्यम जीवनम लघु दीपनम। श्री दुग्ध के और भी बहुत सारे उपयोग है। वो मधुर कषाय शीत होता है, नस्य के योग्य होता है, अश्वतन के लिए होता है और अग्नि बढ़ाने वाला होता है। मानुषम वात पित्ताश्रुक अभिघाता क्षिरोगजित तर्पणा श्रोतन से, स्त्री स्तन्य वात पित्त रक्त को जीतने वाला, अभिघात के लिए, नेत्र रोग के लिए, तर्पण अश्वतन के लिए अच्छा होता है। लेकिन स्तन्य का मुख्य उपयोग जो होता है वो बालक का पोषण यही होता है। अभी जो स्तन्य शुद्ध नहीं होता, शुद्ध स्तन्य कैसा होता है इसके बारे में हमने जाना है। अभी जो स्तन्य शुद्ध नहीं होता है उसे दुष्ट स्तन्य ऐसा कहा जाता है। तो ये दुष्ट स्तन्य जो है उसको वात पित्त कफ रक्त ये दुष्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो दुष्ट होता है। तो जब इनको ये दोष दुष्ट करते हैं तो उसके बारे में जो लक्षण कहे हैं कि हम इसको कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर चरक कहते हैं वाता दुष्टम प्लवतेम भसी। वात दुष्ट स्तन्य जो है वो पानी के ऊपर आप छोड़े तो उसी के ऊपर फैल जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद में वो कषाय रस का होता है, उसमें फेस होता है बहुत सारा, वो वृक्ष होता है और इसके कारण वर्चा मूत्र विबंधकृत, वर्चा यानी पुरुषमल, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मूत्र विबंध कर मूत्र प्रवृत्ति भी साफ नहीं होती है और बालक को ये वात दुष्ट स्तन्य के कारण मूत्र प्रवृत्ति बालक में भी कम दिखाई देती है, ये वात दुष्ट स्तन्य होता है। पित्त दुष्ट स्तन्य जो होता है वो पित्तात उष्णम, उष्ण होता है, अम्ल होता है, कटु होता है, पीत होता है, दाहकृत, दाहकृत का मतलब इसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन ये डेवलप हो जाता है। पीतराज, अगर आप दूध पानी के ऊपर ये स्तन्य छोड़ेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि उसके ऊपर येलो लाइंस आ रही है। कफदुष्ट स्तन्य जो होता है वो लवण रसात्मक होता है, सांद्र यानी गाढ़ा होता है, जले मज्जति पिच्चिरम, अगर आप पानी में उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। संसृष्ट, संसृष्ट का मतलब जब स्तन्य तीनों दोषों से दूषित किया जाता है। लिंगम, उसके लक्षण क्या होते हैं, या संसर्ग या त्रिलिंगम, या उसको सन्निपाती कैसा कहा जाते हैं, इसमें तीनों दोषों के लक्षण हम लोग देखते हैं। जब
या दुष्ट स्तन्य की परीक्षा हमें करनी होती है तो उसका प्रयोगशाला लैबोरेटरी में हम टेस्ट कर सकते हैं, या बालक का परीक्षण कर सकते हैं, या माता का परीक्षण कर सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रयोगशाला परीक्षण में जब यह स्तन्य पानी के ऊपर छोड़ा जाता है तो हमें अलग अलग प्रकार के रिएक्शन देखने को मिलती है। प्राकृतिक स्तन्य जो होता है वो पानी में घुल जाता है। कफदुष्ट स्तन्य जो होता है पानी में नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है, और पित्तदुष्ट स्तन्य में जो है येलो लाइंस आपको दिखाई देगी। प्रयोगशाला परीक्षण के साथ बालक का परीक्षण भी करना चाहिए। उसका वेट बढ़ रहा है क्या, उसकी मलमूत्र प्रवृत्ति कैसी है, उसका निद्रा कैसी है, इसका मतलब स्तन्य शुद्ध है ऐसा मतलब निकलता है। माता का आहार विहार का भी परीक्षण करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह स्तन्य किस तरह से होता है। उसी प्रकार से चरक ने भी इसके लक्षण कहे हैं। तस्य विशेषा सा वारुण वर्णाया कर्कशयानुरसा विशदमना लक्ष्य गंधरूक्षम द्रवम फेनिलम लघ्वम तृप्तिकरम कर्षणम वात विकाराणाम कर्तृत्वापसृष्टम क्षीरमभिज्ञेयम कृष्ण नील पीतताम्रवभासम तिक्ताम्लकटुकानुरसम पूर्णपगंधी रुधिर गंधी बुरुष्णो पित्त विकाराणाम कर्तृत्वम च पित्तोपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञेयम अत्यर्थ शुक्लमती माधुर्योपपन्नम लवनानुरसम घृततैल लवनोपगंधी पिच्छिलम तंतु म उदक पात्रे लस्सी वसिद श्लेष्म विकाराणाम कर्तु श्लेष्मोपसृष्टा क्षीरम अभिज्ञेयम। यह कफदुष्ट स्तन्य के बारे में कहा जाता है। स्तन्य की उत्पत्ति और पोषण, इसके बाद देखते हैं प्रमाण। स्तन्य का प्रमाण 2 अंजलि होता है। वाग्भट कहते हैं द्वा अंजलि तु स्तन्यस्य। स्तन्य का कार्य जीवनम ब्रूहणम स्नेहम मानुषम च पया। स्तन्य बालक के शरीर में जीवन ब्रूहण स्नेहन कार्य करता है। जीवनम बालानाम तेषाम स्त्री क्षीर सात्म्यत्वात्। स्तन्य बालक के लिए सात्म्य होता है, उसको आसानी से वो सहन होता है और शरीर में जीवन कार्य करता है। मातुरेव पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धये। माता का स्तन्य बालक के लिए परम यानी श्रेष्ठ होता है और वह शरीर में वृद्धि का कार्य करता है। जब स्तन्य की वृद्धि हो जाती है तो स्तन्यम स्तनयोरापीनत्वम मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तोदम च। स्तन्य की वृद्धि से स्तन स्थूल हो जाते हैं और उसमें चुभने जैसी पीड़ा होती है तथा बार बार स्तन्य का स्त्राव होता है। स्तन्य क्षय। स्तन्य क्षय स्तनयोर्म्लानता स्तन्यासंभव अल्पता च। स्तन्य के क्षय में स्तन्य सिकुड़ जाते हैं, स्तन्य की उत्पत्ति कम होती है या नहीं होती है, उसमें दूध का स्राव नहीं दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्तव। आर्तव और रज, ये 2 शब्द यूज किए गए हैं। उसमें आर्तव क्या है और रज क्या है यह हमें जानना है। क्रॉसली हमें सबसे पहले याद रखना है कि रज जो है वो रस धातु का उपधातु है और आर्तव जो है वो स्त्री शरीर में होने वाला धातु है। वो शुक्र की तरह ही काम करता है। तो स्त्री शरीर में सर्वदेहाश्री शुक्र भी होता है और आर्तव भी होता है। तो आर्तव ये धातु है और रज ये उपधातु है। उसके बारे में जानने से पहले हम याद रखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें ओवरीज होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, ओवरीज में oogenesis नाम की क्रिया होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, उसमें पहला है मेंस्ट्रुएशन। ओवरीज में oogenesis की क्रिया के माध्यम के बाद सेकेंडरी oocyte तैयार होती है और वो ओवुलेशन की प्रक्रिया के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाती हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें हर महीने में शरीर के स्त्री शरीर में योनि मार्ग से 50 to 150 ml ऑफ द ब्लड, जिसमें टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इस तरह हम उसको समझने की कोशिश करें। सेकेंडरी oocyte जो है उसको हम आर्तव कह सकते हैं और ये 50 to 150 ml ऑफ द ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल, इसको हम रज कह सकते हैं। इस तरह से अगर अब इसको जानने की कोशिश की तो रज और आर्तव का फर्क भी हम समझ सकते हैं और ये दोनों के बारे में अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये ओवरीज हैं, यहाँ से हर महीने में
एक स्त्री बीज बाहर आता है जो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये गर्भाशय है। तो आर्तव स्रोतस्मिन् सुश्रुत ने माना है, सिर्फ वो कहते हैं कि गर्भाशय मूल आर्तववाहिन्यश्च धमन्या, ये उसके मूल स्थान होते हैं। तो इस तरह से भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। रज रसादेव स्त्रिया रक्तम रज संज्ञा प्रवर्तते तद्वर्षात् द्वादशा ऊर्ध्व याति पंचाक्षतक्षयम्। स्त्रियों में रज नाम का जो स्राव होता है उसकी उत्पत्ति रस धातु से होती है। यह रस स्त्रियों में 12 वर्ष से प्रकट होकर 50 वर्ष के आयु तक बंद हो जाता है। मासी मासी रज स्त्रीणाम रसजम स्रवति त्वहम वत्सरा द्वादशात् ऊर्ध्व याति पंचाक्षतक्षयम्। स्त्री शरीर में 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक हर महीने में रज प्रवृत्ति होती है। रजसी च उपचीयमाने शनै शनै स्तन गर्भाशयोन्य अभिवृद्धिर्भवति। इस रज के कारण स्तन और गर्भाशय इनकी भी वृद्धि या उनका भी विकास होता है। ऋतु भवति इति आर्तवम। अब आर्तव के बारे में कहते हैं, ऋतुकाल में उत्पन्न होने वाले शरीर भाव को आर्तव कहते हैं। इस ऋतुकाल को आप oogenesis के माध्यम से सेकेंडरी oocyte तैयार होता है और ओवुलेशन के माध्यम से वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो उसको हम ऋतुकाल कह सकते हैं। स्त्री नाम शुक्र न गर्भाय, स्त्री शरीर में शुक्र नहीं होता है, जो शुक्र होता है और वो गर्भोत्पत्ति नहीं करता है। तो भवेत गर्भाय च आर्तवम, स्त्री शरीर में जो गर्भोत्पत्ति होती है वो आर्तव के कारण होती है, उसी को शोणित कहा जाता है। और शास्त्रकार कहते हैं शुक्र शोणित संयोगो। सुश्रुत कहते रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृच्छम, आर्तव रक्त लक्षण जैसा होता है और उससे गर्भोत्पत्ति होती है। एव मासे रसा शुक्रम स्त्रीणाम चार्तवम भवति, हर महीने में रस से उत्पन्न होने वाला शुक्र की तरह स्त्री शरीर में आर्तव होता है, ऐसा सुश्रुत का कहना है। मांसेनोपचित कालम धमनिभ्याम तदार्तवम ईषत् कृष्ण विगंधम च वायुर्योनि मुखम नयेत् तद्वर्षात् द्वादशात् काले वर्तमान अश्रुकम पुनः जरापक्व शरीराणाम याति पंचाक्षतक्षयम्। मांसेन उपचितम काले, हर महीने में उपचित होने के बाद धमनिभ्याम तदार्तवम, जो 2 आर्तवायी धमनी होती है उसमें से आर्तव जो है बाहर आता है। ईषत् कृष्ण, ये किंचित काले रंग का होता है। विगंध, उसका कोई ऐसा खास गंध नहीं होता। वायुर योनि मुखम नये, बाद में वो योनि मुख के पास उसको वायु लेके आता है। तद्वर्षात् द्वादशात् काले, जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाता है तो आयुर्वेद में इसका समय 12वें साल से लिखा है और यही हमें देखने मिलता है 12, 13, 14 साल में हर फीमेल में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाता है। वर्तमान अश्रुकम पुनः जरा पक्व शरीराणाम याति पंचाशतक्षयम्। जब 50 वर्ष की स्त्री हो जाती है तो जरा वृद्धावस्था के कारण पक्व शरीराणाम, शरीर का भी पाचन पूरी तरह से हो गया है, पंचाशतक्षयम्, तो इसका नाश हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है। इस मेनोपॉज का ये वर्णन किया गया है। ये हर महीने में स्रवित होने वाला आर्तव जो होता है, शशाश्रुक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तदार्तवम प्रशंसति यद्वांसो न विरंजयेत्। जो आर्तव खरगोश के खून के समान या लाख के वर्ण के समान लाल होता है, कपड़े पर इसके दाग नहीं रहते हैं, धुलने के बाद निकल जाते हैं, वह आर्तव शुद्ध होता है। चरक वही भाषा में कहते हैं गुंजाफल सवर्णम च, गुंजाफल के समान, पद्मालक्तक सन्निभम, कमल के समान, इंद्रगोप संकंशम, इंद्रगोप कीड़े के समान। जो आर्तव होता है वो शुद्ध होता है, इसका वर्ण जो है वो रक्त वर्ण का होता है। लाक्षारसम शशास्त्राभम दौतम यच्च विरज्यते, वाग्भट कहते जो आर्तव खरगोश के गुण के समान या लाख के वर्ण के समान होता है, कपड़े पर इसके दाग नहीं रहते, वह आर्तव शुद्ध होता है। चरक कहते हैं मांसान निष्पिच्छ दहार्ति पंचरात्रानुबंधी च नैवाति बहुनात्यल्पम आर्तवम शुद्धमादिशेत। महीने में एक बार आने वाला, जिसके अंदर कलाई नहीं होती है, जिसका दाह और वेदना नहीं होता, जिसका प्रमाण बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होता और जो 5 दिन बहता है,
वह आर्तव शुद्ध होता है। रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृच्च गर्भो लक्षणम, रक्त के लक्षण के समान आर्तव होता है और यह गर्भ की उत्पत्ति करता है। यह आर्तव का कार्य है, फंक्शन ऑफ आर्तव। इस आर्तव की अगर वृद्धि हो जाए, आर्तवम अंगमर्दम अति प्रवृत्ति दुर्गंध्यम च, आर्तव वृद्धि से अंगमर्द पूरी बॉडी में, बॉडी एक होता है, बॉडी में दर्द होता है, अति प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रमाण में महामारी आ जाती है और वो जो रज निकलता है उससे दुर्गंध भी आती है। इनको आर्तव वृद्धि के लक्षण कहे जाते हैं। जब आर्तव क्षय होता है, आर्तव क्षय यथोचित काला दर्शनम अल्पना अल्पता व योनि वेदना च, आर्तव का क्षय होने से उचित समय पर आर्तव प्रवृत्ति नहीं होती है और या तो फिर अल्प होती है और उस समय में योनि वेदना हो जाती है। आर्तव क्षय को अमेनोरिया हम ऐसा कह सकते हैं, आर्तव वृद्धि को पॉलीमेनोरिया ऐसा कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन रज एंड आर्तव, रज और आर्तव, इसमें फर्क क्या है? हमें इस विषय पर इसलिए विचार करना पड़ रहा है, एक तो वो सिलेबस में भी है और दूसरा हमें अभ्यास करने का एक ही तरीका होता है कि आयुर्वेद में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, अलग अलग रेफरेंसेस ने, शास्त्रकारों ने रज और आर्तव ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो सवाल होता है रज और आर्तव दोनों एक ही है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। रज जो होता है रस धातु का उपधातु होता है और आर्तव जो होता है वो धातु होता है, वो शुक्र धातु के साथ होता है और या तो शुक्र धातु जैसा काम करता है। तो दोनों में फर्क समझने के लिए बहुत बार मॉडर्न साइंस का नॉलेज हमें काम आता है। तो फिर वही स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें ये जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। ओवरीज होती है, ओवरीज में oogenesis नाम की प्रक्रिया होती है। oogenesis में सेकेंडरी oocyte तैयार होती है। oogenesis में तैयार होने वाली सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के माध्यम से गर्भाशय में आ जाती है। ये सेकेंडरी oocyte को हम आर्तव मानते हैं। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है स्त्री शरीर में, उसके 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। उसमें पहला होता है मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फेज। इस मेंस्ट्रुअल फेज में योनि मुख से 50 to 150 ml ऑफ ब्लड बाहर आता है। उसमें टिश्यू फ्लूइड होते हैं, म्यूकस होता है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम होते हैं। इन सबको हम मानते हैं रज। इस तरह से हम इन दोनों को समझ सकते हैं। आर्तव स्रोतस आर्तव वही द्वे तयोर्मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिन्यश्च धमन्या। शरीर में आर्तव स्रोतस 2 होते हैं और इनके मूलस्थान गर्भाशय और आर्तववाही धमन्या होते हैं। इसमें ये गर्भाशय है, ये एक आर्तव स्रोतस का मूलस्थान है। ये फेलोपियन ट्यूब्स है, शायद इसी को आर्तववाही धमन्या ऐसा माना गया है। तो इस तरह से हम इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। इसमें शोणित की जो गर्भोत्पत्ति कर सकता है उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखते हैं त्वचा। त्वचा शब्द के पर्याय है चर्म, वल्क, वल्कल, स्पर्शन, छादनी, अलग अलग शब्द से त्वचा जानी जाती है। तस्य खल्वेव प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्य भी पच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका सप्त त्वचो भवन्ति। जिस प्रकार दूध गर्म किया जाता है उसमें मलाई आ जाती है तो उसमें अलग अलग लेयर्स तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार शुक्र शोणित संयोग के बाद गर्भ में रस की अग्नि प्रक्रिया होती है और त्वचा के अलग अलग लेयर्स उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो लेयर्स होते हैं वो अलग अलग शास्त्रकारों ने उसके अलग अलग वर्णन किए हैं। उसमें चरक संहिता में जो त्वचा का वर्णन किया है उसके त्वचा के 6 लेयर्स उन्होंने बताए हैं। एक है उदक धरा त्वक बाह्या, द्वितीय अश्रुक धरा। पहला उदक धरा है, द्वितीय अश्रुक धरा, तृतीय जो है तीसरा लेयर उसमें सिद्म, किलास यह व्याधि होते हैं। चतुर्थ लेयर, चौथे लेयर में दद्रु, कुष्ठ आदि व्याधि होते हैं। पंचम, 5वां जो लेयर होता है उसमें एलर्जी, विद्रदी या व्याधि होते हैं। 6वां लेयर जो होता है जब कोई आघात हो जाता है तो उसमें वो कट जाता है या तो उसमें
जख्म हो जाती, व्रण हो जाता है। उसके बाद में छठवा जो है वो छठवीं लेयर जो है जब वो कट जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें उसमें तकलीफ होती है। तो इस तरह से उन्होंने 6 त्वचा के लेयर्स बताए हैं। उदक धरा, अश्रुक धरा, सिद्मक किलास संभवा, दद्रुकुष्ठ संभवा अधिष्ठाना, अलजी विद्रदी संभवा अधिष्ठाना और तमोभवा, ऐसे उसको नाम दिए गए हैं। अब सुश्रुत ने जो त्वचा के वर्णन किए हैं, तो सुश्रुत ने 7 लेयर त्वचा के बताए हैं। उसमें पहला है अवभासिनी। अवभासिनी त्वचा जो होती है वो शरीर के सब प्रकार के रंग को दर्शाती है, 5 प्रकार की छाया को प्रकट करती है। और वो जो है एक व्रीहि, उनके बारे में कहा गया है कि एक व्रीहि का 1/18 पार्ट उतनी उसकी जाड़ी होती है, थिकनेस होती है। उसमें अलग अलग रोग होते हैं, सिद्म शिव। दूसरा लोहिता, ये व्रीहि के 16वें भाग की इतनी होती है, उसमें तिलक अलग, नेच्छ और व्यंग्य विकार होते हैं। तीसरी होती है श्वेता, वो व्रीहि के 12वें पार्ट के इतनी होती है, उसमें चर्मदल, अजगल्लिका और मशक होते हैं। ताम्र जो होती है वो 8वें हिस्से तक होती है व्रीहि के, उसमें किलास और कुष्ठ व्याधि होते हैं। रोहिणी जो होती है वो 5वें भाग की इतनी होती है व्रीहि के, उसमें कुष्ठ और विसर्प होती है, सॉरी वेदिनी। और रोहिणी जो होती है उसमें ग्रंथि, अपच, अर्बुस, लिपद होती है, व्रीहि के 1 दाना इतनी वो होती है। मांसधरा जो होती है उसकी एक व्रीहि के दो व्रीहि की इतनी उसकी थिकनेस होती है, उसमें भगंदर, विद्रदी और मूलव्याध यानी अर्श, ये विकार उसमें हो जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सुश्रुत ने जो 7 स्तर लिखे हैं उसमें अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, इन सब चीज़ों को हम याद रखें, समझने की कोशिश करें। ऑल ऑफ यू, हम यहाँ रुकते हैं। ऑल ऑफ यू, आई विश ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।